हेलो एवरीवन, बीपीएससी मेंटोर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग परफेक्शन आईएएस के टेस्ट नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। टेस्ट नंबर 1 से 6 तक अपलोड किया जा चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दिया गया है। तो चलिए सेट की शुरुआत करते हैं। इस सेट का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों को उनके लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित करें। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, बिहार और केरल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। पश्चिम बंगाल में 42 सीट है, तमिलनाडु में 39 सीट है, बिहार में 40 है तथा केरल में 20 लोकसभा सीट है। अगला प्रश्न है, संसद की कौन सी समिति सबसे बड़ी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विभागीय अस्थाई समिति। और इसमें कुल 31 सदस्य होते हैं, जिसमें से 21 सदस्य लोकसभा से तथा 10 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं तथा सार्वजनिक उपक्रम समिति में भी 22 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कोई विदेशी योगदान अंशदान प्राप्त करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओ को। सरकारी अधिकारी, न्यायाधीश और मीडियाकर्मी, इन सभी को विदेशी योगदान या अंशदान प्राप्त करने से प्रतिबंधित किया गया है। अगला प्रश्न है, विधान परिषद के साथ राज्य विधानमंडल में साधारण विधेयक के पारित होने के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करें, सही कथन का चुनाव करें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विधान परिषद द्वारा पेश किए गए विधेयक अगर विधानसभा द्वारा खारिज कर दिया जाता है तो निष्प्रभाव माना जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद के सदन के सामूहिक विशेषाधिकार का हिस्सा है? बहस और कार्यवाही प्रकाशित करने का अधिकार और दूसरों को इसे प्रकाशित करने से रोकने का अधिकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसदीय प्रक्रिया में भारतीय नवाचार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। शून्यकाल और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव संसदीय प्रक्रिया में भारत की देन है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को निम्नांकित अवधि से अधिक दिनों तक विलंबित नहीं कर सकती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 दिन से अधिक दिनों तक निलंबित नहीं कर सकती है। अगर राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिनों से अधिक दिनों तक निलंबित रखती है तो विधेयक वैसे ही पारित मान लिया जाएगा जैसा कि लोकसभा ने पारित किया है। अगला प्रश्न है, वह अधिकतम अंतराल क्या है जिसके दौरान संसद की बैठक नहीं हो सकती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 महीना। राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन की बैठक बुलाता है, लेकिन संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रिमंडलीय समिति को अक्सर सुपर कैबिनेट के रूप में वर्णित किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राजनीतिक मामलों की समिति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नवीनतम मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, निवेश और विकास पर कैबिनेट समिति। निवेश और विकास मंत्रिमंडलीय समिति और रोजगार तथा कौशल विकास मंत्रिमंडलीय समिति 2020-21 के बजट में घोषित 2 नवीनतम कैबिनेट समितियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुपूरक अनुदान और पर्याप्त कोष होने पर। यदि किसी योजना पर बजट में बताए गए अनुमान से अधिक व्यय हो जाता है तो सरकार द्वारा सदन में अनुपूरक अनुदान की मांग प्रस्तुत की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत की अच्छी सरकार गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अधिनियम के रूप में जाना जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1858। इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और सरकार, क्षेत्रों और राजस्व की शक्तियों को ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार चुनाव के उपयोग के लिए सीमित और अप्रत्यक्ष प्रावधान किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी,
भारत परिषद अधिनियम 1892। इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों दोनों में कुछ गैर सरकारी सीटों को भरने में चुनाव के उपयोग के लिए एक सीमित और अप्रत्यक्ष प्रावधान किया था। अगला प्रश्न है, वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। उन्हें विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक मतदाताओं के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड मिंटो को। भारत सरकार अधिनियम 1909 ने पृथक निर्वाचक मंडल की अवधारणा को स्वीकार करके मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली पेश की। इसके तहत मुस्लिम सदस्यों को केवल मुस्लिम मतदाताओं द्वारा चुना जाना था। इस प्रकार अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैध कर दिया और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक मतदाताओं के पिता के रूप में जाना जाने लगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत परिभाषित आरक्षित विषय था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पुलिस। अगला प्रश्न है, रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा कब सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 अगस्त 1932 को। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय पर एक पंचाट जारी किया, जिसे सांप्रदायिक पंचाट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति केंद्र राज्य संबंधों पर स्थापित नहीं की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दिनेश गोस्वामी समिति। राजमन्नार समिति, पुंछी आयोग तथा सरकारी आयोग ये सभी केंद्र राज्य संबंधों पर स्थापित समितियां हैं। 1990 में चुनावी सुधारों के लिए दिनेश गोस्वामी समिति की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 263। संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 256 से 263 केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का अनुच्छेद राज्य के विषय पर केंद्र द्वारा कानून बनाने से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 212। अनुच्छेद 212 कहता है कि न्यायालयों को विधायिका की कार्रवाई की जांच नहीं करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, कानून के मामले में निम्न में से किसके अनुसरण से अपशिष्ट शक्तियां केंद्र को निहित हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कनाडाई मॉडल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 311, नई अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण। नई अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण अनुच्छेद 311 में नहीं 312 में है, बाकी सभी सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या से पेशा एक्ट अधिनियम 1996 के बारे में सत्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 राज्यों ने इनके अनुपालन हेतु कानून बनाए हैं। 9 राज्यों ने नहीं, 10 राज्यों ने इसके अनुपालन हेतु कानून बनाए हैं। यह 5वीं अनुसूची क्षेत्रों पर लागू होता है, तो यह कथन सही है। प्रत्येक ग्राम सभा लोगों की परंपराओं और रीति रिवाजों की रक्षा और संरक्षण के लिए सक्षम होगी, तो यह भी कथन सही है। गौण खनिजों की नीलामी द्वारा दोहन हेतु रियायत प्रदान करने के लिए ग्राम सभा की पूर्व अनुशंसा अनिवार्य होगी, तो यह भी कथन सही है। और पेशा का फुल फॉर्म होता है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान की एकात्मक विशेषता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता संविधान की एकात्मक विशेषता है। मजबूत केंद्र, एकल संविधान, संविधान का लचीलापन,
राज्य प्रतिनिधित्व की कोई समानता नहीं, आपातकालीन प्रावधान, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएं आदि संविधान की एकात्मक विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत के संविधान को अर्धसंघीय बताया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केसी वेयर ने। अगला प्रश्न है, किस मामले के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान को प्रकृति में संघीय माना और संघवाद को बुनियादी ढांचे का हिस्सा कहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोमई केस 1994। बोमई केस 1994 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि संविधान संघीय है और संघवाद को इसकी मूल विशेषता के रूप में चित्रित करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता किस पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। जूस सेंगुइन और एकल नागरिकता। जूस सेंगुइन का अर्थ होता है जब कोई व्यक्ति अपने माता पिता या पूर्वजों के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करता है, और इसके अलावा भारत में एकल नागरिकता की प्रणाली का पालन किया जाता है। अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूल प्रस्ताव। मूल प्रस्ताव राष्ट्रपति पर महाभियोग या मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने जैसे बहुत महत्वपूर्ण मामले से निपटने वाला एक स्वनिहित स्वतंत्र प्रस्ताव है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथन स्थगन प्रस्ताव के बारे में सत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यसभा को इसका उपयोग करने की अनुमति नहीं है। स्थगन प्रस्ताव को सदन का ध्यान तत्काल सार्वजनिक महत्व के एक निश्चित मामले की ओर आकर्षित करने के लिए संसद में पेश किया जाता है और इसे स्वीकार करने के लिए 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। तारांकित प्रश्न तथा संक्षिप्त सूचना प्रश्न, इन दोनों ही के संदर्भ में पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, व्हिप यानी कि सचेतक के पद का उल्लेख किस आधार पर किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसदीय सरकार का सम्मेलन। व्हिप सचेतक के पद का उल्लेख न तो भारत के संविधान में और न ही सदन के नियमों में और न ही किसी संसदीय कानून में है। यह संसदीय सरकार के सम्मेलनों पर आधारित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अध्यक्ष यानी कि स्पीकर के कार्यालय के संदर्भ में सत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अध्यक्ष के चुनाव की तारीख राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है। अध्यक्ष के चुनाव की तारीख राष्ट्रपति के द्वारा तय की जाती है। अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों में से ही किया जाता है। पहला कथन गलत है क्योंकि राष्ट्रपति सदन के सत्र का सत्रावसान करता है या बुलाता है, उसे साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है। यह भी कथन गलत है। अध्यक्ष को केवल लोकसभा द्वारा विशेष बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा ही हटाया जा सकता है, साधारण बहुमत से नहीं। उसका वेतन परिलब्धियां संसद के अनुदान के अध्याधीन हैं, तो ये भी कथन गलत है। लोकसभा अध्यक्ष की वेतन और परिलब्धियां भारत की संचित निधि पर प्रभारित होती हैं। अगला प्रश्न है, दोहरी सदस्यता के संबंध में निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यदि एक मौजूदा सदस्य दूसरे सदन के लिए चुना जाता है तो पहले सदन में स्थान खाली हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए चुनाव आयोजित करवाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य चुनाव आयोग। राज्य चुनाव आयोग पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए चुनाव आयोजित करवाता है और इसका वर्णन अनुच्छेद 243 के तथा अनुच्छेद 243 ZA में किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने समय के लिए होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित नहीं किया है और इसे संसद पर छोड़ दिया है। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में संसद ने प्रावधान किया है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होगा। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अनुसार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित हो सकता है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। यदि कोई निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है और यदि वह ऐच्छिक रूप से उस पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है जिसके टिकट पर वह निर्वाचित हुआ है, ये दोनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, पंचायतों में सीटों के आरक्षण के संबंध में यह कहना गलत होगा कि। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनारक्षित सीटों पर महिलाओं द्वारा चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। ये कथन गलत है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए उनकी संख्या में अनुपात में सीटें आरक्षित होती हैं, ये कथन सही है। कुल सीटों में से कम 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं, तो ये भी कथन सही है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण 2030 तक प्रभावी है, तो ये भी कथन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 110। संविधान का अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुच्छेद 111 विधेयकों पर अनुमति और अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, टोकन सांकेतिक कटौती प्रस्ताव, मांग की राशि में 100 रुपये की कमी। टोकन कटौती प्रस्ताव में मांग की राशि में 100 रुपये की कमी की जाती है। नीति कटौती प्रस्ताव में कहा गया है कि मांग की राशि को घटाकर 1 रुपये किया जाए। आर्थिक कटौती प्रस्ताव, इसमें कहा गया है कि मांग की राशि को एक निर्दिष्ट राशि से कम किया जाए। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की आकस्मिक निधि से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 267। संविधान के अनुच्छेद 267 ने संसद को भारत की आकस्मिक निधि स्थापित करने के लिए अधिकृत किया है। संसद ने 1950 में भारतीय आकस्मिक निधि अधिनियम को अधिनियमित किया और यह निधि राष्ट्रपति के अधिकार में है। अगला प्रश्न है, प्रत्यायोजित विधान का अर्थ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्यपालिका विधानमंडल द्वारा पारित कानूनों पर विस्तृत नियम और विनियम बनाती है। प्रत्यायोजित विधान एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्यकारी प्राधिकरण को प्राथमिक कानून द्वारा उस प्राथमिक कानून की आवश्यकताओं को लागू करने और प्रशासित करने के लिए कानून बनाने की शक्तियां दी जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति की अध्यक्षता स्वयं लोकसभा अध्यक्ष नहीं करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विशेषाधिकार समिति। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है और उनके कामकाज की निगरानी करता है, और लोकसभा अध्यक्ष स्वयं कार्य परामर्श समिति, नियम समिति और सामान्य प्रायोजन समिति का अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है, 73वें संशोधन के लागू होने के बाद पंचायत के सभी स्तरों के लिए पहला प्रत्यक्ष चुनाव कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। 73वें संशोधन के लागू होने के बाद मध्य प्रदेश में पंचायत के सभी स्तरों के लिए पहला सीधा चुनाव हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रथम संसदीय मंच की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2005 में। जल संरक्षण और प्रबंधन पर पहला संसदीय मंच वर्ष 2005 में गठित किया गया था। इसके बाद 7 और संसदीय मंचों का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जांच करने के लिए समिति नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधीनस्थ विधान समिति। अधीनस्थ विधान समिति संवीक्षा और नियंत्रण के लिए एक समिति है। वहीं याचिकाओं की समिति, विशेषाधिकार समिति और आचार समिति जांच करने के लिए समिति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए लोकसभा में एक समिति होती है लेकिन राज्यसभा के पास नहीं होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, निजी सदस्य के विधेयकों और प्रस्ताव समिति। यह लोकसभा की एक विशेष समिति है और इसके अध्यक्ष के रूप में उपाध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं। यह समिति विधेयकों का वर्गीकरण करती है और निजी सदस्यों द्वारा पेश किए गए विधेयक और संकल्प पर चर्चा के लिए समय आवंटित करती है। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय की प्रारंभिक और वर्तमान संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 और
34। मूल रूप से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या 8 यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश तय की गई थी और संसद ने 2019 में अन्य न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाकर 33 कर दिया। अतः वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की नियुक्ति की परंपरा का पहली बार उल्लंघन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1973 में। 1950 से 1973 तक सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को भारत का मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की प्रथा रही है। वहीं 1973 में इस स्थापित परंपरा का उल्लंघन किया गया था जब एन रे को 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को नज़रअंदाज कर भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। वहीं 1977 में फिर से तत्कालीन वरिष्ठतम न्यायाधीश की अनदेखी कर एम.यू. बेक को भारत का मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, बजट के अधिनियमन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक प्रावधान नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए संसद करों को बढ़ा या घटा सकती है। संसद किसी कर को कम या समाप्त कर सकती है लेकिन उसे बढ़ा नहीं सकती है। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे अस्थायी कार्यपालिका कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नौकरशाही। कार्यपालिका सरकार की वह शाखा है जो विधायिका द्वारा अपनाए गए कानूनों और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होती है। भारतीय राजनीति के संदर्भ में अस्थायी कार्यपालिका नौकरशाही को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पुनर्बैठक के लिए निर्धारित दिनों का नाम लिए बिना किसी सदन की बैठक की समाप्ति को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अनिश्चित काल के लिए स्थगन। जब सदन को पुनः बैठक के लिए निर्धारित दिन का नाम लिए बिना स्थगित कर दिया जाता है तो इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विवाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अनन्य यानी कि एक्सक्लूसिव मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी राज्य और केंद्र के बीच विवाद। राज्य और केंद्र के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के अनन्य मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट की विशेष अनुमति याचिका किसके तहत स्वीकार किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 136। अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय देश में किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा पारित किसी भी फैसले से अपील करने के लिए अपने विवेक से विशेष अनुमति देने के लिए अधिकृत है और यह याचिका सर्वोच्च न्यायालय को अपील सुनने के लिए पूर्ण क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक याचिका की अवधारणा सबसे पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कब विकसित की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा और अन्य मामला 2002। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी जा सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एक पार्टी जो लोकसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6% वैध वोट हासिल करती है और लोकसभा में 5 सीटें जीतती है उसे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी जा सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में 5 या अधिक न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जानी चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित और संवैधानिक मामले की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में 5 या अधिक न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण के पास संसद सदस्य की अयोग्यता का निर्णय करने की शक्ति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई भारत के राष्ट्रपति के पास तथा सदन के पीठासीन अधिकारी के पास संसद सदस्य की अयोग्यता का निर्णय करने की शक्ति है। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के संदर्भ में सही विकल्प का पहचान कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यह भारत के संविधान की मूल संरचना का एक तत्व है। न्यायिक पुनरावलोकन भारत के संविधान की मूल संरचना का एक तत्व है। अगला प्रश्न है, संसद के किस सत्र में निजी सदस्य संकल्प पर चर्चा की जाती है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रत्येक दूसरे शुक्रवार के दूसरे सत्र में। निजी सदस्य का संकल्प वह है जिसे एक निजी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है। इस पर केवल एकांतर शुक्रवार और दोपहर की बैठक में चर्चा की जाती है। अगला प्रश्न है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार संसद राज्य सूची के मामलों पर निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में कानून बना सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपरोक्त में से एक से अधिक। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए तथा राष्ट्रपति शासन के दौरान। इन तीनों ही परिस्थिति में संसद राज्य सूची के मामले पर कानून बना सकती है। अगला प्रश्न है, शहरी स्थानीय निकायों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। वित्तीय विकेंद्रीकरण पर लॉर्ड मेयो का संकल्प, ये 1870 हो जाएगा। विकेंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन की नियुक्ति 1907 में की गई थी और 1909 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। भारत में नगर निगम की स्थापना कलकत्ता में हुई थी 1726 ईस्वी में और स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय घोषित किया गया था 1935 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3, 1, 2, 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां समान नहीं हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति। लोकसभा के साधारण बहुमत से पारित एक प्रस्ताव राष्ट्रीय आपातकाल को वापस लेने के लिए पर्याप्त है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना लोकनायक जयप्रकाश नारायण से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। भूदान आंदोलन और संपूर्ण क्रांति, ये दोनों घटना जयप्रकाश नारायण से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, वीवीपैट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह एक मतदाता को कागजी रसीद के आधार पर अपने वोट को चुनौती देने की अनुमति देता है और वीवीपैट का फुल फॉर्म होता है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल और यह एक ईवीएम से जुड़ा स्वतंत्र प्रणाली है जो मतदाताओं को यह सत्यापित करने की अनुमति देता है कि मत उनके इरादे के अनुसार डाले गए हैं। जब वोट डाला जाता है तो एक पर्ची छपती है और 7 सेकंड के लिए एक पारदर्शी खिड़की के माध्यम से उजागर होती है जिसमें उम्मीदवार का क्रमांक, नाम और प्रतीक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शहरी स्थानीय निकाय राज्य सरकार विधायिका द्वारा बनाए और प्रशासित किए जाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नगर क्षेत्र समिति यानी कि टाउन एरिया कमिटी। एक छोटे शहर के प्रशासन के लिए एक नगर क्षेत्र समिति का गठन किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किसी विशेष राज्य में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण के संबंध में निर्णय लेता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, परिसीमन आयोग। किसी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित किया जाना है, इसके बारे में निर्णय एक स्वतंत्र निकाय द्वारा लिया जाता है जिसे परिसीमन आयोग कहा जाता है और इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और भारत के चुनाव आयोग के सहयोग से यह कार्य करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय में अवर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद। वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में कुल 34 न्यायाधीश हैं और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति संसद के पास है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त। जैसा कि संविधान द्वारा प्रावधान किया गया है कि पिछली लोकसभा का अध्यक्ष नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले अपना पद खाली कर देता है, इसलिए राष्ट्रपति लोकसभा के एक सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करता है और प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है और परंपरा के अनुसार सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। प्रोटेम स्पीकर का मुख्य कर्तव्य नए सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। अगला प्रश्न है, संसदीय साधन
कंगारू और गिलोटिन निम्न में से किस प्रस्ताव से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, समापन प्रस्ताव। कंगारू समापन के तहत केवल महत्वपूर्ण खंड बहस और मतदान के लिए उठाए जाते हैं और बीच में आने वाले खंडों को छोड़ दिया जाता है। वहीं गिलोटिन समापन के तहत जब किसी विधेयक को बिना चर्चा किए उसके किसी खंड को मतदान या चर्चा के लिए रखा जाता है तो उसे गिलोटिन समापन प्रस्ताव कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नगर निकायों के लिए राजस्व के स्रोत नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वच्छ भारत उपकर यानी कि सेस। स्वच्छ भारत उपकर नगर निकायों के राजस्व के स्रोत नहीं है। स्वच्छ भारत उपकर को केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम CAA ने दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में नामित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991। 69वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में नामित किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर रिपोर्ट करने वाले आयोगों का नेतृत्व किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, UN ढेबर ने। 1960 में एक आयोग नियुक्त किया गया था और इसकी अध्यक्षता UN ढेबर ने की थी और इसने अपनी रिपोर्ट 1961 में प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वे भूमि, जल, विवाह, तलाक आदि पर कानून बना सकते हैं। छठी अनुसूची के तहत संविधान के 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान शामिल हैं। इन 4 राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों को स्वायत्त जिला के रूप में गठित किया गया है। जिला और क्षेत्रीय परिषदें अपने अधिकार क्षेत्र के तहत क्षेत्रों का प्रशासन संभालती हैं। वे भूमि, जंगल, नहर का पानी, झूम खेती, ग्राम प्रशासन और संपत्ति की विरासत, विवाह और तलाक, सामाजिक रीति रिवाजों आदि जैसे कुछ निर्दिष्ट मामलों पर कानून बना सकते हैं, लेकिन ऐसे सभी कानूनों के लिए राज्यपाल की सहमति की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर को विभाजित करने के केंद्र के कदम के बाद जम्मू और कश्मीर क्षेत्रफल के मामले में देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। वहीं लद्दाख दूसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 244 पांडिचेरी का प्रशासन। ये गलत है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित है और अनुच्छेद 239A पांडिचेरी के प्रशासन से संबंधित है। बाकी सभी सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आधे से अधिक राज्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना था। 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद से शासन के तीसरे स्तर को संवैधानिक दर्जा देकर एक बड़ा बदलाव लाया गया। इन्हें आधे से अधिक राज्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना था। अगला प्रश्न है, वायसराय की विस्तारित विधान परिषद में भारतीयों को नामित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम प्रावधान किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत परिषद अधिनियम 1861। यह अधिनियम प्रावधान करता था कि वायसराय को कुछ भारतीयों को अपनी विस्तारित परिषद के गैर आधिकारिक सदस्यों के रूप में नामित करना चाहिए और इसी अधिनियम के द्वारा वायसराय को आपात स्थिति के दौरान विधान परिषद की सहमति के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। अगला प्रश्न है, 1977 में पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज की समीक्षा के लिए नियुक्त समिति का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक मेहता ने। अशोक मेहता समिति को 1977 में नियुक्त किया गया था और अगस्त 1978 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और देश में गिरती पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवित और मजबूत करने के लिए 132 सिफारिशें की थी।
अगला प्रश्न है, प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1919 का भारत सरकार अधिनियम। 1919 के भारत सरकार अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में भी जाना जाता है। मॉन्टेगू भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। इसने प्रांतीय विषयों को अलग कर दो भागों में विभाजित किया, स्थानांतरित और आरक्षित। शासन की इस दोहरी योजना को द्वैत शासन के रूप में जाना जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। बी.आर. अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया था, जिसमें प्रांतों और रियासतों को एक इकाई के रूप में शामिल किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया था और इसी अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी और एक संघीय लोक सेवा आयोग का भी गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, सीबीआई एक डैश निकाय या संस्था है जबकि सीवीसी एक डैश निकाय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीबीआई एक कार्यकारी निकाय या संस्था है जबकि सीवीसी एक वैधानिक निकाय है। केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक एजेंसी है और इसकी स्थापना 1964 के केंद्र सरकार के एक कार्यकारी प्रस्ताव के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना की सिफारिश भ्रष्टाचार निवारण समिति द्वारा की गई थी। 2003 में संसद ने सीवीसी को वैधानिक दर्जा प्रदान करने वाला एक कानून बनाया था। वहीं केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई की स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय के संकल्प द्वारा की गई थी। यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के द्वारा शक्तियां प्राप्त करता है। सीबीआई केंद्र सरकार की मुख्य जांच एजेंसी है। यह भ्रष्टाचार की रोकथाम और प्रशासन में सत्यनिष्ठा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है, लोकपाल का संस्थान सबसे पहले बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वीडन में। लोकपाल की संस्था सबसे पहले स्वीडन में 1809 में बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, लोकायुक्त की संस्था सबसे पहले कहाँ स्थापित की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सबसे पहले 1971 में लोकायुक्त की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका या अपील करने के लिए किस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंग्रेजी का। सुप्रीम कोर्ट में याचिका या अपील करने के लिए अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि संसद ने सर्वोच्च न्यायालय में हिंदी के प्रयोग के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 343 संघ की आधिकारिक भाषा। अनुच्छेद 223A प्रशासनिक मामलों के न्याय निर्णयन के लिए न्यायाधिकरण। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए सीटों का आरक्षण और अनुच्छेद 341 अनुसूचित जाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जानवरों और नावों पर कर। जानवरों और नावों पर कर 7वीं अनुसूची की राज्य सूची के अंतर्गत आता है, जबकि बिजली, बॉयलर, विवाह और तलाक ये सभी समवर्ती सूची के विषय हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को वरीयता के क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपने अपने राज्यों में राज्यपाल, उसके बाद पूर्व राष्ट्रपति, फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश और उसके बाद संघ के कैबिनेट मंत्री। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 31वां संविधान संशोधन 1972 के द्वारा। 31वें संविधान संशोधन अधिनियम ने लोकसभा की संख्या 525 से बढ़ाकर
545 कर दी थी। इससे पहले 7वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भी लोकसभा की संख्या बढ़ा दी थी। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति NV रमन्ना, और ये भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न है, दल बदल विरोधी कानून 1979 की शुरुआत में कहाँ लागू किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल में। दल बदल विरोधी कानून 1979 भारत के पश्चिम बंगाल में अधिनियमित किया गया था। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की सबसे अधिक संख्या वाला राज्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा के अनुसूचित जनजाति के लिए सबसे अधिक सीटें आरक्षित हैं और इनकी संख्या 6 है। वहीं लोकसभा में सबसे अधिक अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या यूपी में है और यूपी में कुल 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। अगला प्रश्न है, जब भारतीय न्यायिक प्रणाली में जनहित याचिका पेश की गई थी तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, PN भगवती। प्रफुल्ल चंद्र नटवरलाल भगवती भारत के 17वें मुख्य न्यायाधीश थे। जस्टिस PN भगवती ने भारत में जनहित याचिका और पूर्ण दायित्व की अवधारणाओं को पेश किया। अगला प्रश्न है, यदि किसी पंचायत को भंग कर दिया जाता है तो नवनिर्वाचित पंचायत का कार्यकाल होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेष बचे हुए अवधि के लिए, और इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 243E में किया गया है। अगला प्रश्न है, ग्राम न्यायालयों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्च न्यायालयों द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से ग्राम न्यायालयों की स्थापना की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेक्नोक्रेसी यानी कि तकनीकी तंत्र, तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा शासन प्रणाली। प्लूटोक्रेसी का अर्थ होता है एक राज्य या समाज जो धनी लोगों द्वारा शासित होता है। क्लेप्टोक्रेसी का अर्थ होता है राजनीतिक रूप से भ्रष्ट लोगों द्वारा शासन की व्यवस्था। सोशियोक्रेसी को डायनेमिक गवर्नेंस भी कहा जाता है। यह शासन की एक प्रणाली है जो मनोवैज्ञानिक रूप से सुरक्षित वातावरण और उत्पादक संगठन बनाने का प्रयास करती है। बहुमत के बजाय यह एक साझा उद्देश्य या कार्य प्रक्रिया वाले लोगों द्वारा चर्चा और निर्णय लेता है। अगला प्रश्न है, अनिवार्यता सिद्धांत भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान का आधार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26। अगला प्रश्न है, भारत के संवैधानिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवेदन विधेयक सबसे पहले प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वराज विधेयक। भारत के संवैधानिक इतिहास के संदर्भ में स्वराज विधेयक सबसे पहले प्रकाशित हुआ था। भारत का संविधान विधेयक 1895, जिसे स्वराज विधेयक भी कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के दौरान लिखा गया था, विशेषकर भारतीयों द्वारा स्वशासन के लिए तेजी से मुखर मांगों के दौरान, और ये 1895 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में परामर्श का अर्थ सहमति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय न्यायाधीशों का मामला 1993। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के स्थान के रूप में दिल्ली के अलावा अन्य स्थानों को नियुक्त करने के लिए संविधान द्वारा किसे अधिकृत किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। संविधान दिल्ली को सर्वोच्च न्यायालय की सीट के रूप में घोषित करता है, लेकिन यह भारत के मुख्य न्यायाधीश को अन्य स्थान या स्थानों को सर्वोच्च न्यायालय की सीट के रूप में नियुक्त करने के लिए अधिकृत करता है। वह इस संबंध में राष्ट्रपति के अनुमोदन से ही निर्णय ले सकता है। यह प्रावधान केवल वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं है। अगला प्रश्न है, संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को
राज्य के सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के अधीक्षण की शक्ति प्रदान करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 227। अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालयों को उनके संबंधित क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 227। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार एक व्यक्ति को संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा यदि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। वह लाभ के पद पर रहता है, वह भारत का नागरिक नहीं है, वह चुनाव अपराधों का दोषी पाया जाता है, उन्हें अस्पृश्यता का भाव रखने के लिए दंडित किया गया है। इन सभी मामलों में संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपने पद से निम्नलिखित को लिखकर इस्तीफा दे सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के उपाध्यक्ष को पत्र लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार निम्नलिखित में से कौन कर सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत की संसद। भारत का संविधान यह प्रावधान करता है कि संसद कानून द्वारा किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ा सकती है या कम कर सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में उच्च न्यायालय नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागालैंड। गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। असम, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी राज्य की राजभाषा में उच्च न्यायालय का निर्णय जारी किया जाता है तो अनुवाद को किसमें भी उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंग्रेजी में। यदि किसी राज्य की आधिकारिक भाषा में उच्च न्यायालय का निर्णय जारी किया जाता है तो इसका अंग्रेजी अनुवाद भी उपलब्ध कराना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों और लक्षद्वीपों का क्षेत्राधिकार क्रमशः किस उच्च न्यायालय के अधीन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलकाता और केरल। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कोलकाता के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, वहीं लक्षद्वीप केरल उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश नहीं कर सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उच्च न्यायालय में वकालत, जहां से वह न्यायाधीश था, और भारत के निचली अदालतों में वकालत। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का स्थानांतरण किसके द्वारा किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श के बाद भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का स्थानांतरण मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते मुख्य चुनाव आयुक्त के समान है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने किस निर्णय में यह कहा कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों की याचिका रिट क्षेत्राधिकार संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्र कुमार केस 1997। चंद्र कुमार मामला 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों का रिट अधिकार क्षेत्र संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, एक उच्च न्यायालय अभिलेख की अदालत है, इसका अर्थ क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्च न्यायालयों के निर्णय, कार्रवाइयों और कार्य सदा स्मृति के लिए दर्ज किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कि CAT किसके द्वारा बाध्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के द्वारा। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के द्वारा निर्देशित होता है। अगला प्रश्न है, शब्द जिला न्यायाधीश निहित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अपर सत्र न्यायाधीश
और अपर जिला न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उन आपराधिक मामलों का फैसला करता है जो एक अवधि के लिए सकारावास दंडनीय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7 साल। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उन आपराधिक मामलों का फैसला करता है जो 7 साल तक की कैद के साथ दंडनीय है। अगला प्रश्न है, पंचायत न्यायालय सुलझाने का प्रयास करते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक, सिविल मामले और आपराधिक मामले। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद के युग में पहला लोक अदालत शिविर कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात में। स्वतंत्रता के बाद पहला लोक अदालत शिविर गुजरात में आयोजित किया गया था और यह 14 मार्च 1982 में जूनागढ़ में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 371F किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्किम। अनुच्छेद 371F सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान करता है और यह प्रावधान करता है कि सिक्किम राज्य की विधानसभा में कम से कम 30 सदस्य होंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, NHRC में विशेष आमंत्रण पर राष्ट्रीय बाल श्रम संरक्षण आयोग के अध्यक्ष शामिल हैं। ये कथन गलत है। अगला प्रश्न है, राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सलाह पर की जाती है जिसमें शामिल हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री, विधानसभा में विपक्ष के नेता, एक राज्य कैबिनेट मंत्री। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 3 सदस्यीय समिति की सलाह पर की जाती है जिसमें शामिल हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता। अगला प्रश्न है, लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में शामिल हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक, प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के ग्रुप डी कर्मी। लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद सदस्य और केंद्र सरकार के समूह क, ख, ग और घ के अधिकारी शामिल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के मामलों पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी का अधिकार क्षेत्र नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मानवाधिकार। मानवाधिकार के मामलों पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी का अधिकार क्षेत्र नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है, यदि कोई पंचायत भंग हो जाती है तो चुनाव कितनी अवधि के भीतर होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 महीने। यदि कोई पंचायत भंग हो जाती है तो इसके विघटन के 6 महीने के भीतर चुनाव होना चाहिए और पुनर्गठित पंचायत केवल शेष अवधि के लिए जारी रहेगी। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1959 में। राजस्थान पंचायती राज की स्थापना करने वाला पहला राज्य था और इस योजना का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में किया था। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में राज्य ने पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना का निर्देश दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 40 के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करने का निर्देश दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शहरी क्षेत्रों जैसे कस्बों और शहरों में प्रशासन के तीसरे स्तर के रूप में स्थानीय प्रशासनिक निकायों के लिए वैधानिक प्रावधानों से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 शहरी क्षेत्रों जैसे कस्बों और शहरों में प्रशासन के तीसरे स्तर के रूप में स्थानीय प्रशासनिक निकायों के लिए वैधानिक प्रावधानों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संबंधित गांवों के सभी मतदाता।
73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती राज व्यवस्था की नींव के रूप में एक ग्राम सभा का प्रावधान करता है और एक पंचायत के क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाताओं से मिलकर एक ग्राम सभा बनती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 24 अप्रैल को। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 24 अप्रैल 2010 को पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 243। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 11वीं अनुसूची। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। अगला प्रश्न है, भारत में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दूसरी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था पहली बार 1959 में शुरू की गई थी और यह दूसरी पंचवर्षीय योजना की समय अवधि थी और दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली थी। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य को पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण से छूट प्राप्त है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण से छूट प्राप्त है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में कोई अनुसूचित जाति नहीं है और अरुणाचल प्रदेश राज्य जाति व्यवस्था से पूरी तरह मुक्त है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2009-2010 को। 2009-10 को ग्राम सभाओं के प्रभावी कामकाज के लिए ग्राम सभा वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, अयमानम भारत का पहला डिजिटल पंचायत वार्ड बन गया है, यह किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल में। केरल के कोट्टायम जिले में अवस्थित अयमानम भारत का पहला डिजिटल पंचायत वार्ड बन गया है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक लोकतंत्र का मूल चुनावी लोकतंत्र के मूल सिद्धांत में निहित है जो इस पर आधारित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर। राजनीतिक लोकतंत्र का मूल चुनावी लोकतंत्र के मूल सिद्धांत में निहित है जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित है। अगला प्रश्न है, किसी चुनाव आयुक्त को निम्नलिखित की सिफारिश के अलावा पद से नहीं हटाया जा सकता, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मुख्य चुनाव आयुक्त। संविधान में प्रावधान है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के बिना किसी अन्य चुनाव आयुक्त या क्षेत्रीय आयुक्त को पद से नहीं हटाया जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। वित्त आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 280 में है, पिछड़ा वर्ग आयोग अनुच्छेद 340, चुनाव आयोग का वर्णन अनुच्छेद 324 में है और राजभाषा आयोग का वर्णन अनुच्छेद 344 में है, तो ये सभी सही सुमेलित हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय को भारत में सरकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था के 4 गढ़ों में से एक के रूप में वर्णित किया है। निम्नलिखित में से कौन अन्य 3 गढ़ नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। भारत में सरकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था के 4 आधार हैं, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग और संघ लोक सेवा आयोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 2002। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में लोकतंत्र मौजूद है, लोगों की भागीदारी और सहयोग के बिना लोकतंत्र विफल हो जाएगा, इसका अर्थ है कि, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जनता को भाग लेना चाहिए और सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए। भारत में लोकतंत्र मौजूद है, लोगों की भागीदारी और सहयोग के बिना लोकतंत्र विफल हो जाएगा, लोगों को भाग लेना चाहिए और सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए और सरकार को अधिक जवाबदेह और लोकतंत्र को मजबूत बनाना चाहिए। अगला प्रश्न है,
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम किसके द्वारा विकसित की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 108। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्राम सहकारी समिति। भारत में पंचायती राज संस्था जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत या पंचायत समिति और ग्राम पंचायत होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर बी एन राव। डॉक्टर बी एन राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अगला प्रश्न है, यह निर्दिष्ट करने का अधिकार कि किन जातियों को अनुसूचित जाति माना जाएगा किसके पास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के पास। यह निर्दिष्ट करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है कि किन जातियों को अनुसूचित जाति माना जाएगा। अगला प्रश्न है, 101वां संविधान संशोधन संबंधित था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, माल और सेवा कर यानी कि जीएसटी को लागू करने से। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत जल्द हमारे चैनल पर परफेक्शन आईएएस का नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद।